दोस्तों, आज की कहानी है रात को मुझे। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। रात का 1 बज रहा था। स्नेहा अभी तक घर नहीं लौटी थी। सप्ता घर के अंदर बाहर बेचैनी से घूम रही थी। उनके पति विनय अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहे थे, पर ध्यान सप्ता की बेचैनी पर ही थी। विनय एक बड़ी कंपनी में सीए थे। वह उठकर बाहर आए, सप्ता के चिंतित चेहरे पर नजर डाली। हाँ, तुम सो जाओ, मैं जाग रही हूँ, मैं देख लूंगा कहाँ नींद आती है। ऐसे समझा समझा कर थक गई हूँ। स्नेहा के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। क्या करूँ? तभी कार रुकने की आवाज़ सुनाई दी। स्नेहा कार से निकली। ड्राइविंग सीट पर जो लड़का बैठा था उसे झुककर कुछ कहा, खिलखिलाई और अंदर आ गई। सविता और विनय को देखते ही बोली, ओह मॉम डैड, आप लोग फिर जाग रहे हैं। तुम्हारे जैसी बेटी हो तो माता पिता ऐसे ही जागते हैं। स्नेहा, तुम्हें हमारी हेल्थ की भी परवाह नहीं है तो क्या मैं लाइफ एंजॉय करना छोड़ दूं? मॉम, आप लोग जमाने के साथ क्यों नहीं चलते? अब शाम को 5 बजे घर आने का जमाना नहीं है। जानती हूँ जमाना रात के 1 बजे घर आने का भी नहीं है। मुझे तो लगता है पेरेंट्स को चिंता करने का शौक होता है। अब गुड नाइट, आपका लेक्चर तो रोज चलता है। कहते हुए स्नेहा गुनगुनाती हुई अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई। सविता और विनय ने एक दूसरे को चिंतित और उदास नज़रों से देखा। विनय ने कहा, चलो बहुत रात हो गई, मैं भी काम बंद करके आता हूँ, सोते हैं। सविता की आंखों में नींद नहीं थी, आंसू भी बहने लगे थे। क्या करे? इकलौती लाडली बेटी को कैसे समझाएं? हर तरह से समझाकर देख लिया था। सविता ठाठे की खुद एक मशहूर वकील थी। उनके ससुर सुरेश रिटायर्ड सरकारी अधिकारी थे। घर में 4 लोग थे। स्नेहा को घर में हमेशा लाड प्यार ही मिला था। अच्छी बातें ही सिखाई गई थी, पर समय के साथ स्नेहा का लाइफ स्टाइल चिंताजनक होता गया था। रिश्तों की उसे कोई कद्र नहीं थी। बस लाइफ एंजॉय करते हुए तेजी से आगे बढ़ते जाना ही उसकी आदत थी। कई लड़कों से उसके संबंध रह चुके थे। एक से ब्रेकअप होता तो दूसरे से अफेयर शुरू हो जाता। उससे नहीं बनती तो तीसरे से दोस्ती हो जाती। खूब पार्टियों में जाना, डांस मस्ती करना, सेक्स में भी पीछे ना हटने वाली स्नेहा को जब जब सविता समझाने बैठी, दोनों में जमकर बहस हुई। सुरेश स्नेहा पर जान छिड़कते थे। उन्होंने ही लंदन बिजनेस स्कूल ऑफ कॉमर्स से उसे शिक्षा दिलवाई। अब वह एक लॉ फर्म में एनालिस्टिक थी। सविता और विनय के अच्छे पारिवारिक मित्र अभय और नीता भी सीए थे और उनका इकलौता बेटा राहुल एक वकील। एक जैसा व्यवसाय, शौक और स्वभाव ने दोनों परिवारों में बहुत अच्छे संबंध स्थापित कर दिए थे। राहुल बहुत ही अच्छा इंसान था। वह मन ही मन स्नेहा को बहुत प्यार करता था, पर स्नेहा को राहुल की याद तभी आती थी जब उसे कोई काम होता था या उसे कोई परेशानी खड़ी हो जाती थी। स्नेहा के एक फ़ोन पर सब काम छोड़कर राहुल उसके पास होता था। सविता और विनय की दिली इच्छा थी कि स्नेहा और राहुल का विवाह हो जाए, पर अपनी बेटी की ये हरकतें देखकर उनकी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह इस बारे में राहुल से बात भी करें, क्योंकि स्नेहा के रंग ढंग राहुल से छिपे नहीं थे। पर वह स्नेहा को इतना प्यार करता था कि उसकी हर गलती को मन ही मन माफ करता रहता था। उसके लिए प्यार, केयर, मानवीय संवेदनाएं बहुत महत्व रखती थी। पर स्नेहा तो इन शब्दों का अर्थ भी नहीं जानती थी। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। स्नेहा अपनी मर्जी से ही घर आती जाती। विनय और सविता के समझाने का उस पर कोई असर नहीं था। जब भी दोनों कुछ डांटते, सुरेश स्नेहा को लाड प्यार कर बच्ची है समझ जाएगी कहकर बात खत्म करवा देते। वह अब बीमार चल रहे थे।
स्नेहा में उनकी जान अटकी रहती थी। अपना अंतिम समय निकट जान उन्होंने अपना अच्छा खासा बैंक बैलेंस सब स्नेहा के नाम कर दिया। एक रात सुरेश सोए तो फिर नहीं जागे। तीनों बहुत रोए, बहुत उदास हुए। कई दिनों तक रिश्तेदारों और परिचितों का आना जाना लगा रहा। फिर धीरे धीरे सबका जीवन सामान्य होता गया। स्नेहा अपने पुराने ढर्रे पर लौट आई। वैसे भी किसी भी बात को, किसी भी रिश्ते को गंभीरता पूर्वक लेने का उसका स्वभाव था ही नहीं। अब तो वह दादा के मोटे बैंक बैलेंस की मालकिन थी। इतना खुला पैसा हाथ में आते ही अब वह और आसमान में उड़ रही थी। सबसे पहले उसने माता पिता को बिना बताए एक कार खरीद ली। सप्ता ने कहा, अभी से क्यों खरीद ली, हमें बताया भी नहीं। मॉम, मुझे मेरी मर्जी से जीने दो, मैं लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। रात में मुझे कभी कोई छोड़ता है, कभी कोई। कब मैं किसी पर डिपेंड नहीं करूँगी। दादाजी मेरे लिए इतना पैसा छोड़ गए हैं, मैं क्यों अपनी मर्जी से ना जीऊँ। विनय ने कहा, बेटा अभी तुम्हें ड्राइविंग सीखने में टाइम लगेगा, पहले मेरे साथ कुछ प्रैक्टिस कर लेती। अब खरीद भी ली है तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस भी बन गया है। अब लोग रिलैक्स करना सीख लें प्लीज। अब तो रात में लौटने का स्नेहा का टाइम ही नहीं था। कभी भी आती, कभी भी जाती। सप्ता ने देखा था वह गाड़ी बहुत तेज चलाती है। उसे टोका, गाड़ी की स्पीड कम रखा करो। मुंबई का ट्रैफिक और तुम्हारी स्पीड बहुत ध्यान रखना चाहिए। मॉम, आई लव स्पीड। मैं यंग हूँ, तेजी से आगे बढ़ने में मुझे मज़ा आता है। पर तुम मना करने के बाद भी पार्टीज में ड्रिंक करने लगी हो। मैं तुम्हें समझाकर थक चुकी हूँ। ड्रिंक करके ड्राइविंग करना कहाँ की समझदारी है। किसी दिन मॉम, मैं भी थक गई हूँ आपकी बातें सुनते सुनते। जब कुछ होगा देखा जाएगा। पैर पटकते हुए स्नेहा कार की चाबी उठाकर घर से निकल गई। सप्ता सिर पकड़कर बैठ गई। बेटी की हरकतें देख वह बहुत तनाव में रहने लगी थी। समझ नहीं आ रहा था कि बेटी को कैसे सही रास्ते पर लाएं। एक दिन फिर स्नेहा ने किसी पार्टी में खूब शराब पी। अपने नए बॉयफ्रेंड विक्की के साथ खूब डांस किया। फिर विक्की को उसके घर छोड़ने के लिए लड़खड़ाते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठी तो विक्की ने पूछा, तुम कार चला पाओगी या मैं चलाऊं? डोंट वरी, मुझे आदत है। स्नेहा नशे में डूबी गाड़ी भगाने लगी। न कोई चिंता न कोई डर। अचानक उसने गाड़ी गलत दिशा में मोड़ ली और सामने से आती कार को भयंकर टक्कर मार दी। तेज चीखों के साथ दोनों कारें रुकी। दूसरी कार में पति ड्राइविंग सीट पर था, पत्नी बराबर में और बच्चा पीछे। चोटें स्नेहा को भी लगी थी। विक्की हड़बड़ाया सा कार से नीचे उतरा। उसने स्नेहा को सहारा देकर उतारा। स्नेहा के सिर से खून बह रहा था। दोनों किसी तरह दूसरी कार के पास पहुंचे तो स्नेहा की चीख से वातावरण गूंज उठा। विक्की ने भी ध्यान से देखा तो तीनों खून से लथपथ थे। पुरुष शायद जीवित ही नहीं था। विक्की चिल्लाया, स्नेहा, शायद कोई नहीं बचा है। उफ, पुलिस केस हो जाएगा। स्नेहा का सारा नशा उतर चुका था। रोने लगी, विक्की प्लीज हेल्प मी। क्या करे? सॉरी स्नेहा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज कोशिश करना मेरा नाम ही ना आए। मेरे डैड बहुत नाराज होंगे। सॉरी, मैं जा रहा हूँ। क्या? स्नेहा को जैसे तेज झटका लगा। तुम रात में इस तरह मुझे छोड़कर जा रहे हो? विक्की बिना जवाब दिए एक और भागता चला गया। सुनसान रात में अकेली घायल खड़ी स्नेहा को हमेशा की तरह एक ही नाम याद आया, राहुल। उसने फौरन राहुल को फोन मिलाया। हमेशा की तरह राहुल कुछ ही देर में उसके पास था। स्नेहा राहुल को देखते ही जोर जोर से रो पड़ी। स्नेहा डरी हुई, घबराई हुई चुप ही नहीं हो रही थी।
राहुल ने उसे गले लगाकर तसल्ली दी। मैं कुछ करता हूँ, मैं हूँ ना, तुम पहले हॉस्पिटल चलो, तुम्हें काफ़ी चोट लगी है, लेकिन उससे पहले भी कुछ ज़रूरी फ़ोन कर लूँ, कहा उसने अपने एक पुलिस इंस्पेक्टर दोस्त राजीव और एक डॉक्टर दोस्त अनिल को फ़ोन कर तुरंत आने के लिए कहा। अनिल ने आकर उन 3 लोगों का मुआयना किया। तीनों की मृत्यु हो चुकी थी। सब सिर पकड़कर बैठ गए। स्नेहा सदमे में थी। उस पर केस तो दर्ज हो ही चुका था। उसे काफ़ी चोट थी, तो पहले तो उसे एडमिट किया गया। सरिता और विनय भी पहुंच चुके थे। स्नेहा माता पिता से नजरें ही नहीं मिला पा रही थी। कई दिन पुलिस, कोर्ट कचहरी, मानसिक और शारीरिक तनाव से स्नेहा बिल्कुल टूट चुकी थी। उसकी जिंदगी जैसे एक पल में ही बदल गई थी। हर समय सोच में डूबी रहती। उसके लाइफ स्टाइल के कारण 3 लोग असमय ही दुनिया से जा चुके थे। वह शर्मिंदगी और अपराध बोध की शिकार थी। एक से एक गलती याद कर बार बार अपने माता पिता और राहुल से माफ़ी मांग रही थी। राहुल और सविता ने ही उसका केस लड़ा, रात दिन एक कर दिया। भारी जुर्माने के साथ स्नेहा को थोड़ी आज़ादी की सांस लेने की आशा दिखाई दी। रात दिन मानसिक दबाव के कारण स्नेहा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अभी तो एक्सीडेंट की चोट भी ठीक नहीं हुई थी। उसकी जॉब भी छूट चुकी थी। पार्टियों के सब संगी साथी गायब थे। बस राहुल रात दिन साए की तरह साथ था। हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे स्नेहा अपने बिखरे जीवन के बारे में सोचती रही। कार में 3 मृत लोगों का ख्याल उसे नींद में भी घबराहट से भर देता। कोर्ट कचहरी से भले ही सविता और राहुल ने उसे जल्दी बचा लिया था, पर अपने मन की अदालत से वह अपने गुनाहों से मुक्त नहीं हो पा रही थी। विनय, सविता, राहुल और उसके मम्मी पापा अभय और नीता भी अपने स्नेह से उसे सामान्य जीवन की तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे। अब उसे सही गलत का, अच्छे बुरे रिश्तों का, भावनाओं का, अपने माता पिता के स्नेह का, राहुल की दोस्ती और प्यार का एहसास हो चुका था। एक दिन जब विनय, सविता, अभय और नीता चारों उसके पास थे, बहुत सोच समझकर उसने अचानक सविता से अपना फ़ोन मांगकर राहुल को फ़ोन किया और आने के लिए कहा। हमेशा की तरह राहुल कुछ ही देर में उसके पास था। स्नेहा ने उठकर बैठते हुए राहुल का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, इस बार तुम्हें किसी काम से नहीं, सबके सामने बस इतना कहने के लिए बुलाया है। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। आप सब मुझे माफ़ कर दे। और राहुल, तुम कितने अच्छे हो, कहकर रोते रोते स्नेहा ने राहुल के गले में बाहें डाल दी। तो राहुल वहाँ उपस्थित चारों लोगों को देखकर पहले तो शर्मा गया, फिर हंसकर स्नेहा को अपनी बाहों के सुरक्षित घेरे में लेकर अपने माता पिता, फिर विनय और सविता को देखा तो बहुत दिनों बाद सबके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। सबकी आंखों में अपनी इच्छा पूरी होने की खुशी साफ साफ दिखाई दे रही थी।